अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज एक ही दिन में इमरान खान साहब के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए 4 मुख्तलिफ बुरी खबरें सामने आई हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सबसे बड़ी खबर आज के दिन की जो आई वो आई फौजी अदालतों के हवाले से, और आज इस सिलसिले में 6 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया 5-1 से कि फौजी अदालतें अपना काम शुरू कर सकती हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था फौजी अदालतों से मुतालिक, उससे मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया गया है। लेकिन काम अब इस पर शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर शदीद नाला है, और मुल्क की मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशन हैं उन्होंने भी इस फैसले पर शदीद तनकीद की है। इसके साथ साथ तोशाखाना केस में आज रात को इस सिलसिले में जज मोहम्मद बशीर का भी फैसला सामने आया। इमरान खान साहब की जमानत मनसूख कर दी गई है, और अब इस केस में भी उनकी गिरफ्तारी डल गई है, और बताया जा रहा है कि कल उनका जिस्मानी रिमांड भी इस केस के अंदर लिया जाएगा। तीसरी बुरी खबर, साइफर केस के अंदर अडयाला जेल के अंदर आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और जो चौथी एक बुरी खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक एक और मौका देने का फैसला किया है, और 18 दिसंबर को पीटीआई को वहां पे तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन बादी नज़र में पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट्स के मुताबिक नहीं लगते। तो ये 4 प्रॉब्लमेटिक खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस पर मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखिल साहब, जो खुद भी कानून के शोबे से भी मुंसलिक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज 3 मुख्तलिफ लॉयर्स 3 मुख्तलिफ जमातों से हमें आज ज्वाइन करें। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये फौजी अदालतों के मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो आज एक क्लैरिटी अब दे दी है, ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में जो बार एसोसिएशंस हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही इस फैसले को, और इसके रिप्रिकॉशंस के हवाले से, अदालती निज़ाम के हवाले से उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। योर रिएक्शन ऑन दैट? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो आज मेजॉरिटी फैसला 5-1 से आया है, सबसे खुशाइंद बात यह है कि 21D जो है वो बहाल हो गया, जिसके तहत दहशतगर्द और गैर मुल्की एजेंट्स ट्राई होते थे। आपको याद होगा कि शोहदा फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शोहदा की फैमिलीज ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ एहतजाज किया था कि हमारे प्यारे तो जान का नजराना पेश कर गए, वतन पर कुर्बान हो गए, दुनिया से चले गए, मगर जिन लोगों ने, जिन दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया, अब उनको भी रिलीफ मिलेगा। पिछले जो बेंच ने पीटीआई को रिलीफ देने की आड़ में पूरे आर्मी एक्ट को जो मुअत्तल किया था, आज वो बहाल हुआ है। आज बुरी खबर है तो दहशतगर्दों के लिए है, अगर इमरान खान के लिए भी समझ लें तो यही बुरी खबर है। अगर बुरी खबर है तो गैर मुल्की उन एजेंट्स और उन जासूसों के लिए है जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब मुझे बताइए कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो GHQ पे हमला है, ये कहते हैं जी वो तो तालिबान ने भी किया था। भाई, आप सियासी जमात हैं कि दहशतगर्द जमात हैं? मैं समझता हूँ कि आज एक खुशाइन फैसला है, और बेंच के सरबराह सरदार तारिक मसूद साहब ने जिस तरीके से पीटीआई के एक लॉयर ने ऑनस्लॉट किया, और वो जस्टिफाइड थे कि उन्होंने कहा कि ये तो जज की सवाबदीद है कि बेंच से अलहदा होना है कि नहीं होना। हम भी माजी में एतराज़ करते रहे हैं, हमारे कहने पे तो कोई बेंच से अलहदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। और देखिए, सिविलियंस का ट्रायल किन का हो रहा है? चंद उन सिविलियंस का जिन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया। तो देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। ऑब्वियसली कुछ लॉयर्स के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मगर बाय एंड लार्ज मुल्क की तमाम बड़ी बारों ने इस हवाले से कोई एलामिया अभी तक जारी नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। हमारे यहाँ अगर आर्मी एक्ट का वो ख़त्म हो जाए, आपको याद होगा मंसूर साहब, जब 2001 के बाद दहशतगर्दी की लहर मुल्क के अंदर आई, जब हमने अफगानिस्तान वाले मामले को छेड़ा था, वॉर ऑन टेरर में हिस्सेदार बने थे, तो उसके बाद दहशतगर्दों की जमानतें होना शुरू हो गई।
उन दहशतगर्दों को नुकेल डालने के लिए आर्मी एक्ट के जरिए ट्रायल किए गए थे। दो क्वेश्चन साहब, तो देखिए एक सियासी जवाब, दो क्वेश्चंस। पहली बात तो ये जो जस्टिस तारिक मसूद का जो आपने जिक्र किया, आप खुद माजी में जब उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और आप लोग उस वक्त बेंच फिक्सिंग की बात करते थे, बेंच के ऊपर इल्जाम लगाते थे और आप कहते थे जी फलां जज जो है उनको नहीं बैठना चाहिए और हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही, हमें नहीं है एतबार इस सारी चीज के ऊपर। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो अगर खुद एक जो दरख्वास्त गुजार है, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे एक जज के ऊपर एतराज है, तो क्या उस जज को जस्टिस की खातिर अपने आप को रिक्यूज नहीं कर लेना चाहिए? और दूसरी बात ये कि जो कंपैरिजंस आप दे रहे हैं वो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, दहशतगर्दों के हवाले से तो दिया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशतगर्दों के साथ कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा? इन दो सवालों के इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब बड़ा प्रॉम्प्ट मैं ये दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसके तहत 3 खाली फर्द वाहिद चीफ जस्टिस नहीं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस बेंच बनाते हैं, अब तो वो कमेटी बन चुकी, वो एक्ट मार्जे वजूद में आ चुका, उस एक्ट पर अमल दरामद काजी फैजीसा साहब ने शुरू कर दिया, तो फिर एतराज किस बात का? अगर तो फर्द वाहिद का फैसला होता तो एतराज करते। और दूसरी बात, आज जो दरखास्त गुजार जिन्होंने ये एतराज उठाया था, जिनका नाम जस्टिस जवाद एस ख्वाजा है, जिनकी अपनी एक भांजी और भतीजी कोर कमांडर हाउस में हमले में मुलविस थी, वो आज कोर्ट में थे ही नहीं। उनके बिहाफ पे लतीफ खोसा को किसने ये इजाजत दी कि वो एतराज कर सकें? ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात ये है मंसूर साहब, कोई सियासी जमात का कारकुन उठ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुस जाए और वहां तस्वीरें खींच के पब्लिक कर दे, तो क्या उसे कहा जाएगा कि इसको मिलिट्री एक्ट में ट्राई ना किया जाए? ये तो सियासी कारकुन है। जब सियासी जमात खुद कह रही है कि एक हमला हमने जीएचक्यू पे किया, एक दहशतगर्दों ने किया था, तो फिर फर्क क्या रह जाता है? ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी जस्टिफिकेशंस भी आपने सुनी, दलाइल सुने तारिर साहब के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किलात है, क्योंकि हम ये चेक कर रहे थे कि इससे पहले जो 9 मई के हवाले से जेआईटी रिपोर्ट है वो भी इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट करती है। 14 FIRs हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, प्लानिंग के इल्जामात और इस तरह की चीज़ें हैं। और जो दीगर खवातीन हैं और दीगर जो अफराद हैं, 103 अफराद हैं जिनके बारे में बताया गया है कि 9 मई के हवाले से जिनका ताल्लुक PTI से बताया जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? मैं बस एक छोटी सी चीज पढ़ दूं। पाकिस्तान बार काउंसिल बलोचिस्तान चैप्टर, बलोचिस्तान बार काउंसिल बलोचिस्तान, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कोयटा बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं बाकी बार काउंसिल जो कह रहे थे ना पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से, मुश्तरका बयान में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और नजरिया जरूरत को जिंदा रखने की पॉलिसी जस्टिस मरीर के फैसलों की तसलसल है, जो तारीख में स्याह बाब की मानद है, जिसके खिलाफ मुल्क भर के वकला तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तारीख से सबक हासिल करने की बजाय जुल्फकार अली भुट्टो का केस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अदालती करार देती है, और ये बातों को सामने रखकर जो बात अब सामने रखना चाह रहा हूँ मैं आपकी, देखिए एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, मैं भी हैरान हुआ हूँ कि किसने कहा, कोई एक ट्रायल का बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो जो दहशतगर्द जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या किसी का रुका हो, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आनी चाहिए। और एक सवाल तो किसी ने कहा नहीं, इतना पुराना फैसला था, इस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, किसने रोका हुआ था इस पे अमल दरामद? और सबसे अहम जो बात है, देखिए मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की, वो बुनियादी हकों को अहमियत ही नहीं दे रहे। 18वीं तरमीम का एजेंडा तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। अब तक 9 मई से अब तक जितने वाकये थे दहशतगर्दी की कोटों के अंदर था, हमने 6 महीने ऐसे ही गुजार दिए। इसका ट्रायल वहां शुरू किया होता तो अब तक तो कंक्लूड हो गया था। ये नहीं समझ में बात आ रही। और ये बड़ी हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है वोकला के लिए कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सामने रखते। अभी भी क्या है, अभी भी उन्होंने ट्रायल की हद तक कहा कि ट्रायल कंक्लूड करें, फाइनल फैसला ना करें। हाँ, अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। वोकला तंजीमें इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वोकला तहरीक ना शुरू हो जाए। हमें जिसका डर और खौफ था, मुल्क इस वक्त मुतामिल नहीं है इन चीजों का। ये टाइम ऐसा नहीं है कि इस वक्त इस मुल्क को इन चीजों की तरफ ले जाया जाए। तारीखी तौर पर हमने देखा है कि आज तक अगर हमने ये ट्रायल अगर लेकर भी चलना है तो पूरे नॉर्म्स को सामने रखना। अब अगली बात आ जाए, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, 5 जजेस थे पहले और 5 जजेस का फैसला 5 जजेस ने बदल दिया। अच्छा, मैं अभी वो ऐसे तो कह दिया कि ये कमेटी, किसने कहा ये कमेटी का फैसला है? जस्टिस इजाजुल एहसन जो कमेटी के मेंबर हैं, उनके एतराजात खत की शक्ल में रिकॉर्ड पर आ चुके हुए हैं।
और मैं बताता चलूं आपको, इसका जवाब मैं देने लगा हूं आपको। आपको याद है हर स्टेज के ऊपर आता था फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, यानी हर स्टेज के ऊपर। पहले इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक था, उनकी मर्जी थी, जिसके बेंच के सामने लगाना है, जिस कोर्ट के सामने लगाना है, वो उनकी मर्जी होती थी। और यही सवाल आता था कि सीनियर जज क्यों नहीं बैठे, वो जज क्यों नहीं बैठे, ये जज क्यों नहीं बैठे। तो आज भी तो वही कुछ हो रहा है। अब तो बल्कि अब तो रेगुलेट होना था प्रोसीडिंग ने, और प्रोसीडिंग रेगुलेट नहीं हो रही है। लेकिन अजहर साहब, आप दोनों इन चीजों में आपने दो एक्चुअली मुख्तलिफ इंस्टेंसेस दिए कि जी 5 रुकनी बेंच का फैसला था, 5 जजेस ने उड़ा दिया। सर 5 जजेस ने तो नहीं, जो बेंच है वो 6 रुकनी है, बेशक उसमें एक वोट उसके अगेंस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली जो फैसला कहलाएगा वो पूरे बेंच का कहलाएगा। वो ये नहीं कहा जाएगा जी 5 जजेस ने दिया, एक बात। और दूसरा जो कमेटी है, सर एक मिनट सुन लीजिएगा, और जो कमेटी है वो 3 रुकनी कमेटी है। अगर उसके अंदर 2 जजेस एक रोस्टर बना रहे हैं या बेंच तश्कील दे रहे हैं, तो जाहिर बात है उधर भी मेजॉरिटी विल सक्सीड। तो ये किस तरह कहा जा सकता है कि उस एक्चुअली प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा? देखिए ना, जस्टिस एजाजुल एहसन का जो खत है वो जवाब है इस बात का। अगर तो कमेटी, वो तो लिखा हुआ है कि कमेटी ने फैसला कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन का जो खत है ना, इस बात का जवाब है। इसमें मैं अब तो कंट्रोवर्सी पड़ चुकी है, अब सामने आ चुकी है बड़ी वजाहत के साथ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि बात बड़ी वाज़ेह है। कहाँ गया फुल कोर्ट? आप भी, आपके हर प्रोग्राम में होता था यही कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो नहीं मिलता था ना सर, अजहर साहब, नहीं मिलता था, और आप कहते थे जस्टिफाइड है, पीटीआई कहती थी जस्टिफाइड है, नहीं मिल रहा, ये जज का फैसला है, चीफ जस्टिस का फैसला है, नहीं मिलता फुल कोर्ट तो नहीं मिलता, बस बात खत्म। अब पहले चीफ जस्टिस होता था, अब 3 लोग है ना, 3 जजेस है ना, 3 जजेस में मेजोरिटी की तो बात ही नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवालात उठा दिए हैं, अब फिर सीनियरिटी वाले जजेस नहीं शामिल हैं। जितने जजेस का बेंच बनाया गया है ना, देखिए इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो रहेंगे। मैं पहले भी हम ख्याल बेंच के नुक्ता नजर को नहीं मानता था। पहले हम ख्याल बेंच बनता था, जिन्होंने डेवलप किया है ना, अब वो भुगते हैं। अजहर साहब पहले हम ख्याल बेंच बनता था बंदयाल साहब के दौर में, या नहीं बनता था? ओहो, मैं तो पहले भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब चूंकि इन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर दिया हुआ है। अच्छा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब मैं छोड़ दूं। जस्टिस काजी फाइसा और उसको ले जाने वाले कई मैं साफियों के नाम ले सकता हूं। आज उनका बयान सुन लीजिएगा, उसमें एक असतूर है, वो सुन लीजिएगा क्या कहता है। मैं नहीं कुछ कह रहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले दिन से नाकद हूं जस्टिस काजी फाइसा और इनका जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के हवाले से। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैं आज एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मैं लॉयर मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं। लॉयर मूवमेंट का हिस्सा का 2 पार्ट थे, एक था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना और जजेस अपनी मर्जी के भर्ती करना। पाकिस्तान इस वक्त अब इस ऐसी जगह पर आ चुका हुआ है कि जहां बड़े ध्यान से चलना है। मुझे कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई, यानी मैं इस मुल्क में चाहता हूं कि इस मुल्क में आप देखिए, आप कादिर मंदोखेल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, ऐसी जगह लेके जाए जहां आइन और कानून की बालादस्ती हो। कादिर मंदोखेल साहब नहीं है। कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, और उसका मुआवजा किया जाता है इमरान खान साहब के केस के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे थे कि अब ये जो जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, ऐसा ना हो कि 15-20 साल के बाद फिर एक पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो, एक रेफरेंस, सदारती रेफरेंस दायर हो, और ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान साहब को जो सजाएं दी गई वो गलत थी। मुआवजा बनता है इमरान खान साहब का जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ? जी बिल्कुल बनता है। इमरान खान साहब का केस कभी बनता है और नवाज शरीफ साहब का केस कभी बनता है, और यही हमारा कहना है कि नवाज शरीफ साहब के केस जिस तरह रिवर्स हो रहे हैं, और कल का ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद इमरान खान साहब के भी केसेस इस तरह रिवर्स होते रहे। हमारे शहीद कायद को तो 45 साल बाद अगर इंसाफ मिला तो क्या मिलेगा। हमारे कायद तो हमसे अलग हो गए, मगर अदालतों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि दुनिया में 139 नंबर पे क्यों है। क्योंकि जो कल जिस बेंच का नवाज शरीफ साहब का मैं हवाला दे रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के जो केस था पनामा का, उसको इजाज़ुल हसन साहब मॉनिटर कर रहे थे, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या उससे पहले जो है ना वो 5-7 मिनट के अंदर वो केस उड़ा दिए। तो क्या इजाज़ुल हसन साहब को इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए कि आप किस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब के केस सच्चे हैं। अगर वो केस झूठे हैं तो फिर झूठे में सज़ा तो मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं नैब अफसरान जिसने ये केस बनाया था, और कल हाई कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं, ये वापस लिया है, तो क्या नैब अफसरान को अदालत के अंदर जूते मार के हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए? ठीक।
क्या उस आयोग को, तफ्तीशी का जिसने केस बनाया, सज़ा दिलवाया, उसको हथकड़ी नहीं लगना चाहिए? क्या जिस जज ने इसको फैसला दिया है, एक तो मर गया, दूसरे थे, तो क्या उसको बरतरफ और जेल नहीं भेजना चाहिए? तो यही बात है कि कल हो सकता है जो आज इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बन रहा है, 2-4 साल बाद उसी तरह रिवर्स हो जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस हो। तो मेरी तो सवाल है अदलिया से कि आप कर क्या रहे हो, आपके फैसले कर क्या रहे हैं, आप आखिर में इस अदलिया की निज़ाम को आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? मैं तो सारे गिले शिकवे मेरे मंदोखिल अदालत साहब, से क्या हैं। क्या और फौजी अदालतों में अगर ये केसेस चलने लगे हैं, सही चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस पे? देखिए, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के समझने न समझने से क्या होता है? क्या अदालत इसी बात पे खड़े रहेगी 2 साल बाद? नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने है, क्या अदालत अपनी इसी फैसलों के ऊपर खड़े रहेगी? आप सियासी लोगों को, सियासी पार्टियों को क्यों उलझा रहे हो? आप सवाल अदालत से, क्या हम तीनों वकील है, हाँ, क्या हम अदालत से नहीं पूछ सकते? मंसूर अली शाह साहब ने कल जो भुट्टो साहब के केस में कहा कि ये तो खत्म हो गया, अपील का टाइम भी गुजर गया। वो भाई, जब आपको पता है कि आपके जज ने खुद माना, आपके साबिक चीफ जस्टिस ने खुद माना कि हम पर फौजी जो ना वो प्रेशर था, तो यार आप मुझे बताओ, जब आपके जज खुद गलती है, आपके माथे पे खुद दाग लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, पूरे पाकिस्तान कहते हैं भुट्टो शहीद है, पूरे पाकिस्तान कहता है भुट्टो के साथ ज्यादती हुई है, तो क्या उस ज्यादती का अजाला नहीं करना चाह रहे हो आप? ठीक, हम आपसे क्या चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं होगा। मैं सिर्फ सवाल आपके सामने ये अदालतों के सामने पेश कर रहा हूं कि जो कुछ आपने भुट्टो साहब के साथ किया, क्या वही केस आप नवाज शरीफ साहब के साथ करना चाह रहे थे? आज 4 साल बाद आपने रिवर्स कर दिए। वो कहता है ना, टाई टाई फिश फिश, किस बात का भाई? आपने अगर गलती की है तो सजा तो आपके लोगों को भुगतना चाहिए। तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब में होना चाहिए। तो क्या कल इमरान खान के खिलाफ जो केसेस आप चला रहे हो, क्या आपकी अदलिया 2-4 साल बाद, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2-4 साल के बाद ये फिल्म रिवर्स हो जाएगी? तारड़ साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, जो सजाएं होगी वो रिवर्स हो जाएंगे, तारड़ साहब, खत्म हो जाएंगे। तारड़ साहब, ये एक प्राइम मिनिस्टर जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपके अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनके केसेस अब जाके रिवर्स हो रहे हैं। क्या गारंटी है, कादिर मंदोखिल साहब कह रहे हैं, क्या गारंटी है इस बात की कि आज इमरान खान को जितने केसेस में आप सजाएं दे रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता लगे ये सब कुछ भी रिवर्स हो रहा हो, तो क्या किस मुंह से ये तमाम के तमाम इन्वेस्टिगेटर्स या ये जो लोग सजाएं दे रहे हैं, वो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी फिर? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि ये जुल्म और ज्यादती और ये जो जबर किया गया और पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च के अंदर, तो पनामा वाहिद केस है जो रोजाना की बुनियादों पे चलाया गया, दुनिया के सामने है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। मियां नवाज शरीफ ने तो कोई किसी किस्म का जो है वो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस नहीं थे। मियां नवाज शरीफ ने तो कोई साइफर नहीं लहराया था। मियां नवाज शरीफ ने ब्लैक मार्केट में कोई घड़ियां नहीं बेची थी। मियां नवाज शरीफ ने कोई 9 मई के हमले नहीं कराए थे। तो ये सारे इल्जाम जो हैं ये तो सबूतों की बुनियाद पे है ना। मियां नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी कि आपने उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया? इधर तो देखें, पूरी एक चेन ऑफ कॉजेशन है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे दलाइल हैं, पूरे सबूत हैं, पूरे शवाहिद हैं। तो ये क्योंकि लाडलाइज्म एक चल रहा था मुल्क के अंदर, इन्होंने समझा कि हम हमेशा के लिए हैं और हम जो मर्जी करें, स्याह सफेद करें में कोई पूछने वाला नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी से इन्होंने खेला साइफर के साथ। तहाइफ की फहरिस्त खत्म ही नहीं होती। अरबों रुपए के तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के मुनाफा कमाया, उनको अंडर वैल्यू करके। साइफर इन्होंने लहराया, 9 मई के हमले इन्होंने किए। अब जब इस तरह के जुर्म हैं तो इसमें तो अरशद मलिक की वीडियो भी कोई नहीं है, इसमें तो शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट भी कोई नहीं है। तो जब नाकाबिले तरदीद सबूत आ रहे हैं तो फिर रिवर्सल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तारड़ साहब, आप समझते हैं कि बाजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे, एक्चुअली उसके कसूरवार या उन फैसलों के कसूरवार सिर्फ जजेस हैं या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी? नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, उस वक्त पूरा एक निजाम था प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्च के अंदर। उस वक्त के जजेस जो थे वो हैंड इन ग्लव थे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ठीक। तो उस वक्त के लोगों ने इमरान खान को परवान चढ़ाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट की जो कुर्बानी दी कि मियां नवाज शरीफ को फारग कर दिया और इसको ले आए,
जो 4 साल मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा करके चला गया, और ये जो तो उसमें तमाम लोग मुलव्विस थे। और ये जो हैंड इन ग्लव वाला फॉर्मूला है, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के एक सियासी वर्कर, एक लॉयर होने के नाते ये गारंटी दे सकते हैं कि अब ये हैंड इन ग्लव वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा? बिल्कुल हैंड इन ग्लव इसलिए नहीं है कि इतनी ब्लेटेंट वायलेशन है लॉ की, अच्छा, इतनी क्लियर वायलेशन है लॉ की कि मुझे बताइए अब प्रॉब्लम क्या है, सुन लें। क्योंकि एक सोशल मीडिया फोर्स है जो हर किसी को गालियां देती है, घबरा के लोग बात ही नहीं करते कि जी ये गालियां देंगे, ये तहजीब व तमद्दन के दायरे से बाहर निकल के क्रिटिसाइज करेंगे। भाई करो ना बात, किसने इद्दत में निकाह किया, करो बात। कोई किसी और ने किया होता है इसको उल्टा लटका देते चौकों के अंदर। करें बात के साइफर पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किसने की, किसकी बीवी ने 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी। 190 मिलियन पाउंड से बड़ा मंसूर साहब, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने इतना बड़ा डाका नहीं डाला कि 60 अरब रुपए मलिक रियाज के उसको उसकी झोली में डाल दिए और उससे अलकादिर का लैंड ले लिया, अंगूठियां ले ली, 200 कनाल जमीन अलहदा ले ली, 18 करोड़ रुपया अलहदा ले लिया। इतनी खुली रिश्वत तो SHO नहीं लेता जितनी इमरान न्याजी ने ली है, और पूरी काबीना का भी मुंह काला कराया। कोई है जवाब मलिक रियाज की इस करप्शन का कि इमरान खान ने उसको इनेबल की है? इससे बड़ा केस मुझे पाकिस्तान की तारीख में दिखा दें। अजहर साहब, आप तो गालिबन मलिक रियाज साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं और बार बार उनका नाम, अभी थोड़ी देर पहले ताड़ साहब ने मेरे ख्याल में 3-4 दफा तो उन्होंने ले लिया है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये जितने केसेस हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल के हों, इद्दत में निकाह का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, करप्शन के इल्जामात का भी जिक्र कर दिया, मलिक रियाज साहब का भी कर दिया, वो कहते हैं जनाब ये वाटर टाइट के केसेस हैं, नहीं निकल सकते खान साहब। और इस मरतबा कानून और आइन और जो एक किताब है उसको फॉलो करते हुए पूरा प्रोसीजर चल रहा है सर। मैं ज्यादा हंस गया हूं जरा। अच्छा, बुरा ना बनाइएगा। अच्छा ठीक, ज्यादा हंस का बुरा ना बनाइएगा जी ठीक। प्रोजेक्ट 85 किसका था? हाँ, नवाज शरीफ, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी तारीख में सियासत में कुर्बानियां हैं जुल्फकार अली भुट्टो खानदान की। साइफर आया था उस वक्त भी, मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल सारा पढ़ा हुआ है, और जो कुछ किया था उन लोगों ने उस वक्त का रिकॉर्ड के ऊपर है। 342 का रिकॉर्ड स्टेटमेंट जरा चला, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जरा भुट्टो साहब पर चढ़ के बता दीजिएगा। साइफर लहराया था कमेटी चौक के अंदर, आज भी साइफर है, तारीख दोहरा रही है और मौका दे रही है आपको ठीक होने का। और मैं अगली बात आपके सामने, मैं अब मुझे वक्त उतना जरूर दीजिएगा, मैं एक बात आपके सामने पहले रख दूं। नवाज शरीफ एक डील के तहत आए थे, डील के तहत उनको मिला, बचत हुई। एवन फील्ड कि आज तक जायदाद का सबूत यानी मनी ट्रेल का सबूत नहीं है, ना इनकम टैक्स रिटर्नों में और ना ही उनकी वेल्थ स्टेटमेंट। मैंने कहा आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं भी कहा वकालत छोड़ दूंगा अगर ये सबूत दिखा दे। इसे आगे चलती है बात को, अब आगे लेके चलता हूं। मैं बात करते रहे मियां शरीफ साहब की, 9,36,311 रुपए आमदन थी। भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं यार, पता। अच्छा, और किसमें क्या हुआ था आपको पता है? नैब ने अपील नहीं फाइल की हुदैबिया की तरफ पर, और नैब ने कहा जनाब इनको बरी कर दे, फिर दूसरे में आ जाए। इसमें वीडियो की बातें होती थी ना, कहाँ के वीडियो के, वीडियो से तो पीछे हट गए इस बातों को। और अल अजीजिया में आज भी मिले हैं। वजह क्या हुई है कि करप्शन लीगलाइज हो गई है इसके अंदर, पूरे खानदान में। आज तक दिखा देना, कौम के सामने रखे ना इनकम टैक्स की रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, सारा कुछ पता चल जाएगा। अब आते हैं अगली तरफ, तोशा खाना की बड़ी बातें हो रही है। तोशा खाना में है क्या, पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख ले। ना मिस डिक्लेरेशन की बात है कि आप सस्ता खरीदा, महंगा अगर होता तो उमर फारूक आता ना एविडेंस देने के लिए। कोई है रिकॉर्ड के ऊपर चीजें? तोशा खाना में जिन्होंने डाके मारे हैं वो मैंने निकलवाए थे 1947 तक की। अब क्या रिकॉर्ड? आप ये कौम ये ना इस तरह का बयानिया लेने के लिए तैयार नहीं है। 190 मिलियन क्या है? 190 मिलियन वही पैसे हैं एक प्राइवेट पार्टी के। कौन सा, को मुल्क का पैसा लूटा उसने? कोई करप्शन है कि हाँ मुल्क का पैसा लूटा था? अरबों रुपया था, जुर्माना हुआ। एवन फील्ड में, अल अजीजिया में नैब ने बड़े आराम से बैठकर क्लीन चिट दे रही है। आज बैठकर सवाल उठाए ना, कौन थे उसमें? आज बैठकर गौर करें। आपके लाडला है ना, लाडला कौन है? अब समझना है लाडला कौन है। लाडला है नवाज शरीफ। हमेशा से आप देखिए, इमरान खान साहब ने पहले लिबर्टी मार्केट में क्या कुछ हुआ उनके साथ, वजीराबाद में क्या हुआ, अब क्या भुगत रहे हैं? किसने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल आपके सामने नजर आ रहा है? हमें क्या डाउट है इसके अंदर? और एक बात मैं आपके सामने बताता चलूं, 9 मई तो अब हुआ है ना, 9 मई से पहले क्या था? इलेक्शन होने दिए। इलेक्शन मैंने आपको कहता रहा था कि इलेक्शन नहीं होने। पंजाब के इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सारे कब हो रहे हैं? और जब तक नवाज शरीफ नहीं आ गया। नवाज शरीफ आया और बैठ के आज इलेक्शन के, अभी भी इलेक्शन नहीं होने फरवरी के अंदर। वो भी जब तक नवाज शरीफ को ताहियात नाली से नहीं निकाला जाता इलेक्शन नहीं होने। इस कादर खान मंदोखेल साहब,
ये सर ये इलेक्शंस के हवाले से मना किया हुआ है सर, डाउट्स वगैरह पैदा करने के, डाउट्स नहीं पैदा करने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर। उन्होंने कहा अगर आपको कोई मसला हो आप अपनी बेगम से बात कर ले, लेकिन इसको जो है ना वो आपने फैलाना नहीं है इस बात को। तो मंदोखेल साहब आप तो इस लाइन के ऊपर नहीं है ना, आपको तो पूरा यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, मैं तो यकीनन जो अजहर साहब बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह शक शुबात पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे शक शुबा इस वजह से नहीं है कि आरओज़ की तैनाती हो चुकी है, हल्का बंदी डिस्प्ले हो चुकी है, वोटर लिस्ट, हर किस्म के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान की तारीख में आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि अगर आप इलेक्शन को कहते हैं कि इलेक्शन हो तो आप किस किस के दस्तखत लेंगे उनसे? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा कोई नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा ओहदा कोई नहीं है, इन्हीं ने कराना है। तो इन तीनों का जब स्टैंप ले चुका है तो उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन 8 की बजाय 9 को भी होता है, इन तीनों को अपने ओहदों पे रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा गारंटी हो ही नहीं सकती है। और मैं कहता हूं तीनों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, खुद चीफ जस्टिस के लिए, उसकी बेंच के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सदर पाकिस्तान को। चलो उन दोनों को एक तरफ रख ले, मगर जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट नंबर 1 है, अगर वो इलेक्शन टाइम पे नहीं करा सके तो पाकिस्तान में कौन कराएगा? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पे शक शोबात करना जो ना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आपने केसेस तो खत्म करा दिए, नहीं करा सकते। देखो, सुप्रीम कोर्ट का नाइली का फैसला मौजूद है, ठीक है? नहीं, आप जब नाइली का फैसला मौजूद है, मंदोखेल साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ये अल अजीजिया के बाद में भी नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते? नहीं ले सकेंगे, इस वजह से कि अभी सुप्रीम कोर्ट के नाइली का केस मौजूद है। उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो अपील करना पड़ेगा, रिव्यू दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो फैसला होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि वो फैसला हो चुका है। अब देखो, एक कोर्ट से आपने खत्म करा दिए, इसका अगला स्टेज भी तो मौजूद है, अपील मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अपील चूंकि खुद हुकूमत की खुद है, निगरान भी ये खुद है, अपील तो वो नहीं करेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को क्या करेंगे जिसने नाइली का एक फैसला सुनाया। और फिर अगर ये इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हैं, इलेक्शन एक्ट की कोई मैं कहता हूँ कि वो नहीं है, पोजीशन नहीं है जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का है। तो 62(1)(f) का आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी नाइली के केसेस है उन सबको यकजा करें। तो इसका मतलब ये है कि उस नाइली के केसेस पे एक ही मरतबा फैसला होगा। आज है 13 तारीख, मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन ने 54 डेज के अंदर जो इलेक्शन कराना है उसने 16 तारीख तक अपना शेड्यूल अनाउंस करना है। अब 16 को अगर अनाउंस होता है तो 20 या मैक्सिमम 25 तारीख होगा कागजात जमा करने का। तो आप मुझे बता दो, अभी तो केस ही नहीं लगा है। तारड़ साहब, ये मैं जवाब लेता हूं सर तारड़ साहब से, फिर क्या करें? मैं तारड़ साहब, ये दोनों ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, तो मियां साहब तो नाहल है सर, फिर नहीं लड़ सकते? मंदोखेल साहब का ये मानना है कि वो नहीं लड़ सकते इलेक्शन। और दूसरा ये मंदोखेल साहब का, जी बोलिए। मंदोखेल साहब का अपना व्यू है, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि क्योंकि ऑलरेडी एक कानून साजी आ चुकी कि कोई भी सियासतदान 5 साल से ऊपर नाहल नहीं होगा। इलेक्शन एक्ट ने आइन की उस शिक की तशरीह कर दी। और देखिए, जब कन्विक्शंस ही खत्म हो गई तो फिर नाहली किस बात की? जब कन्विक्शंस की बुनियाद पे नाहली हुई थी, वो कन्विक्शंस ओवरटर्न हो गई हैं, अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं, दोनों कन्विक्शंस ओवरटर्न हो गई हैं, तो फिर तो वो अहल हैं। फिर तो उस मियाद की, उस मुद्दत की भी बात नहीं आती कि वो लाइफ टाइम है कि 5 इयर्स है। वो एक अलग डिबेट अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। मगर कन्विक्शंस के खत्म हो जाने से मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अहल है इलेक्शन लड़ने के लिए, और कोई ऐसी कदगन नहीं है। और वो होता भी तो वो 5 साल की मियाद थी जो कि वो मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक मुझे ब्रेक लेनी है। जहाँ पे इलेक्शंस की बात हो रही है वहीं पे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी फोकस में आए हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये रिसेंट एक बात कही है कि इस तरह लगता है बादियों नज़र में कि ये इलेक्शंस जो अभी रिसेंटली हुए थे, जिसमें गौर अली खान साहब को चेयरमैन PTI मुंतखब किया गया था, ये भी शायद सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं हुए हैं। एक नया प्रॉब्लम PTI के लिए खड़ा हो सकता है। इसमें बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक। अजहर साहब, गौहर अली खान साहब को आप लोगों ने बिला मुकाबला पीटीआई का नया चेयरमैन तो बना दिया बल्ले को बचाने के लिए, लेकिन सर लग रहा है कि बल्ला अभी भी खतरे के अंदर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मूड नहीं लग रहा कि हालात जो हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे हैं पीटीआई के लिए। और साथ ही साथ एक नई जमात आई है, एक और जमात है जिसने कहा जी बल्ले का निशान तो आप हमें दे दें। तो सर बल्ला बचा पाएंगे आप या नहीं बचेगा बल्ला? मंसूर भाई, सिर्फ एक बात का मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा और बहुत जरूरी है। देखिए 62(1)(f है नॉमिनेशन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, कि नॉमिनेशन में पेपर में आपने कुछ चीज दे दी है, गलत बताया है, झूठ बोला है, और नवाज शरीफ साहब ने तनख्वाह छुपाई थी, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसके बारे में उन्होंने नजरसानी दायर की, वो खारिज हो गई। नजरसानी के बाद फिर 62(1)(f की ताहयात नायली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आ चुकी है बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब इसी के साथ अगर आप जोड़ें और आप ये यानी आप कहें कि सादोकर अमीन का मतलब आका दो जहां दूने में से ज्यादा कोई नहीं हो सकती, लेकिन सच्चा और ईमानदार होना जरूरी है, और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक बात है। अब 62(1)(f जो है ना, ये क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आता है, डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल में नहीं आता। तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन में भी टाइम लिखे हुए हैं, यानी आप तौहीन अदालत में सजा हुई 5 साल नाअहल, आप टैक्स डिफॉल्टर हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर अगर तरमीम भी अगर वो करते हैं ना डिस्क्वालिफिकेशन में, तो इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार ही नहीं है। 232 के अंदर उन्होंने तरमीम करके वो 5 साल की जो रिस्ट्रिक्ट करने की बात है वो तोशा खाना वगैरह में है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं। और वो कौन सी पार्लियामेंट जिसमें तो अपोजिशन थी ही नहीं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो कादर मंदोखल साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और लड़ेंगे तो वो नाअहल है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड सज चुका है, हालात बन चुके हैं आपके सामने। शहबाज शरीफ साहब आज लंदन में है, वो किस लिए लंदन के अंदर है वो मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अगली जो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ बात आ गई है, मैं इलेक्शन का डिले का क्यों कह रहा हूँ कि अभी तो भाई ये तो अपना चीफ जस्टिस साहब पता है, वो चीफ जस्टिस साहब ने केस अपने पास लगाना है, वो छुट्टियों पे चले गए हैं, और छुट्टियों में जब आएंगे। एक मिनट अजहर साहब, एक मिनट। ताड़ साहब, आप किस बात पे हैरान हो रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं लंदन में कौन है? शहबाज शरीफ साहब। खुदा खौफी करें यार, ये क्या, ये कुछ सूंघ के आते हैं शो के अंदर, कुछ पी के आते हैं, क्या हो गया है? क्या हुआ ताड़ साहब? कौन लंदन में है? नहीं, लंदन में कौन है? शहबाज शरीफ साहब सर, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आगे चलते हैं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट ठहरे, वो मंसूर साहब इधर ही रुक जाएं। जी मैं इधर मॉडल टाउन बैठा हूँ, मैं 5 मिनट पहले शहबाज शरीफ साहब को मिलके आया हूँ। या तो टाइम मशीन इन्वेंट हो गई है या टेलीपोर्टेशन डिवाइस इन्वेंट हो गई है। ये कहानियां कौन देता है? ये क्या करके आते हैं शो के ऊपर? कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, कभी कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। इन्होंने कसम खाई कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और मैं उससे पहले आ जाऊंगा। अजहर साहब कौन है? लंदन में बैठे इस वक्त एक ग्रोह के साथ जो चल रही है ना, वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो बातें आ रही हैं आ जाएंगी सामने, जो एजेंडा चल रहा है इस मुल्क के खिलाफ, एक एक चीज सामने आ जाएगी। मैं कह रहा था मत छेड़े इस बात को भी, अभी मिलके आया हूं 5 मिनट पहले, आ जाएगा जो कुछ प्लान बन रहा है। अजहर साहब 1 मिनट ठहरे ना। ये इन्होंने कहा लंदन में सर, उन्होंने कहा लंदन में। ओहो, लंदन में जूम कॉल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जूम कॉल पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे जूम कॉल पे बैठे हुए हैं सर। वो कहते हैं लंदन में जूम कॉल पे बैठे हैं। कुछ छेड़ने से परेशान हो जाता है। चलिए मैं बात खत्म करने देता हूं। ਜਦੋਂ वो ऐसे ही हो गया ना, बाजी डर गई बाजी लोड कोई नहीं हैगी, परेशान ना हो खुदा ना बचाओ। अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब मेरे एक बात सुन ले। अजहर साहब 1 मिनट सुन ले। अजहर साहब सुन ले। अजहर साहब, मैं फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि अजहर सदीक साहब भी इस वक्त लाहौर में। बिल्कुल कह सकते हैं, मैं बिल्कुल मौजूद हूं आपके साथ। मुझे आप अदालत पे लगाए ना। अच्छा मंसूर, बात खत्म करने के मुझे। देखिए नवाज शरीफ जब डील करके आया है ना, वो ये तय करके आया है कि इमरान खान को सजा देनी। और मैं पिछले प्रोग्राम से आपको कहता रहा था कि तोशा खाना में तो इमरान खान बरी हो जाएंगे ना, साइफर में भी इमरान खान को सजा देने की तैयारी चल रही है, और आपने देख लिया आज फर्द जुर्म आए। सर मैं तो बल्ले का निशान आपसे पूछ रहा था सर, उसका तो जवाब दे दें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। लेकर चल रहा हूँ कि उसी के साथ आगे ये कोशिश करें, बल्ला मौजूद रहेगा। इमरान खान साहब को ये सजा दे के कोशिश है उनकी कि 1-2 केसों में और सजा हो जाए,
तो अपना नैब के केस में भी अपना जमानत खारिज हो चुकी है। ये सारे के सारे केस आज रिकॉर्ड में याद रख लीजिएगा मेरे अल्फाज, इनमें कोई केस नहीं बचना। तारीख के सामने मौका अच्छा दिया था मंदोखेल साहब ने कि माफी मांग लें और ये छोड़ दें जो कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये सियासतदानों को एक दूसरे को उतारना ये जो एजेंडा है ना, ये प्लान बैठकर किसी ने कहा नहीं। नवाज शरीफ तो हर एक को पता है एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट की गेम चल रहा है, उन्हीं के साथ मिलकर वो खेल रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब तो बच्चे को पूछ रहे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मौजूद रहेगा। हाँ, उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीटें कम हो जाए। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, मैं आज भी कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी। मुस्लिम लीग नून की जमानतें जब्त हो जानी है। मैं बता नहीं सकता, जिन जिन लोगों से मेरा आता हो तो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि ग्राउंड में जाके वोट किससे मांगे। इलेक्शन आपने राजा रियाज का सुन नहीं लिया कि उनको तो पहचानता कोई नहीं है, वहां वोट मांगने के लिए जाते लोग ही नहीं जानते। मंदोखेल साहब, हकीकत है। मंदोखेल साहब, मैं मंदोखेल साहब, ये अगर बल्ला ना हुआ और जो सूरत हाल चल रही है सर, आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो इलेक्शंस क्रेडिबल रहेंगे या लोग सवाल करेंगे कि नहीं ये इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दे कि अगर पीटीआई पे पाबंदी हो, भले का निशान नहीं हुआ, तो क्या आप मानेंगे इस इलेक्शन को? मेरे पास क्या माजी में जी क्या माजी में एएनपी के ऊपर जो नेब था उस पर पाबंदी लगाए? क्या आपने एएनपी ख़त्म कर दिया, नेब ख़त्म किए? क्या आप माजी में एमक्यूएम पे पाबंदी लगाने के, उससे निशान छीनने के, क्या उसके निशान आपने ख़त्म किए? क्या माजी में पीपल्स पार्टी के ऊपर तीर के निशान के ऊपर पाबंदी के जो आप प्लान कर रहे थे, तो क्या पीपल्स पार्टी या तीर का या तलवार का निशान ख़त्म हो गया? तो मैं समझ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। आप आज़ादाना तरीके से सब पार्टियों को करो, हम तो जमहूरी कल्चर रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको आज़ादाना तरीक़ा से हो। हमें खौफ किस बात के हैं? हम तो चाह रहे पीटीआई आ जाए मैदान में। अब मैं आपको अपने हल्के के बता दूं, 2018 में फैसल वाडा साहब जीते थे, पहले नंबर पे थे, और 2021 में छठे नंबर पे आ गए। पीडीएम जो है ना दूसरे नंबर पे आ गई, और उसके बाद अभी बल्दियाती इंतखाबातों के पीडीएम ने हिस्सा लिया, अपना पीटीआई ने हिस्सा लिए, भले के निशान पे हिस्सा लिए। तो जब कराची में, सिंध में पाबंदी नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ क्रेडिट ले रहा हूँ, ये भी निगरान हुकूमत की है, तो पंजाब और पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों? मैं चाहूँगा कि सियासी पार्टियों को हज़ाराना तरीके से उनको अपने आवाम से या आवाम को अपने राय हक दे का हक हासिल होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मुझे एक बात तो फिर से इलेक्शन का क्या रह जाएगा। और फिर मैं इस और करूँगा कि अगर आप सारे प्रोटोकॉल को रेड कारपेट आप एक पार्टी की तरफ दे रहे हो, तो उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगा? तो फिर तो वही होगा, सेलेक्टेड पार्ट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2018 में हम सेलेक्टेड कहते थे, 2024 में सेलेक्टेड पार्ट 2 कहेंगे। आपको भी पता है, सारे मीडिया को पता है, और इसी ग्राउंड के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे, अल्लाह खैर सल्लाह। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, चारों सूबों के वजीर आला मुस्लिम को, और 70 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? तारड़ साहब सुन रहे हैं आप, ये कहानी यहाँ तक पहुंच गई सर। अब आप लोगों के ऊपर सिलेक्टेड का लेबल लग रहा है। सब किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं सर। ये किसको मुखातिब करके? आपकी बात। ये जो कह रहे हैं, नहीं, ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं सिस्टम को मैनिपुलेट करने का? मंदोखेल साहब जवाब दें। देखिए ना, पीपल्स पार्टी से मुशावरत के साथ हमने केयर टेकर लगाए। अच्छा ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना इलेक्शन कमीशन और नून लीग को। इनकी खिदमत में अर्ज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट तहरीक इंसाफ के वो नॉमिनी थे, हमने मानी। केयर टेकर की अपॉइंटमेंट हमने और जरदारी साहब ने मिलके की। मर्दमशुमारी का फैसला हमने और जरदारी साहब ने मिलके किया। तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को लेबल कर दें। आप तब एतराज उठाते कि जी हमें मोहसिन नकवी कबूल नहीं है, हमें काकड़ कबूल नहीं है, हमें सिंध में मकबूल बाकिर साहब कबूल नहीं है। तो देखिए ना, अब इतने महीने गुजर जाने के बाद जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, एक तरफ जरदारी साहब और बात कर रहे हैं, बिलावल साहब और बात कर रहे हैं, बात एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि आपकी बात दोनों की एक हो जाए। बिलावल साहब कहते हैं सिस्टम पे एतमाद नहीं, जरदारी साहब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी एतमाद है, इलेक्शन कमीशन पे भी एतमाद है, और इलेक्शन ठीक होंगे। आपने बिलावल, आपकी आपस में बात नहीं होती। तारड़ साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब का कल एक बयान देखा, उन्होंने कहा मियां तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार, ये आपके मियां साहब के हवाले से उन्होंने कहा है। ये देखिए ना, राव अनवार को जन्म किसने दिया, परवान किसने चढ़ाया, किसका लाडला था, किसके दौर में पोस्टिंग्स मिलती रही, ये रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है।
बशीर मेमन को बिल्कुल उनकी रिटायरमेंट के बाद हमारा हक था, हम पार्टी में लेते। कितने लोगों को कम अज कम देखें, अब बात बड़ी दूर तक जाएगी। वो उजैर कौन था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लियारी गैंग वॉर क्या थी, मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता। इस तरह ना करें। अगर आप इफ यू वांट टू वॉच डर्टी लिनन इन पब्लिक तो खुल के आए सामने, ये तो कोई बात नहीं है ना। वो आ ही रहे हैं बशीर मेमन को अगर हमने बना दिया है, वो खुल के ही आ रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, वो ढके छुपे बात ये तरीके से तो नहीं आ ना, रहे। ठीक है ठीक है, नहीं, मैं और बात कर रहा हूं ना, बाप बेटा दोनों आए ना। बाप जो है वो हाथ सुला का बढ़ाता है, बेटा पीछे से पत्थर मारता है। हाँ। तो ये तो ना करें। उनकी तो आपस में ख्यालात नहीं मिलते। इनको क्या, फोन में बाप बेटा आपस में बात कर लें, फोन पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए, ताकि हमें भी पता हमने टारगेट करना है इनको कि नहीं करना। मंदो खेल साहब, बाप बेटा की बात करा दें सर आपस में, ताकि क्लैरिटी आए सर। देखिए तारड़ साहब जो ना वो कहते हैं ना शीशे के घर में रहते हुए दूसरे पे पथराव करने। नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के और जजेस को धमकी दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पाँव पड़ते हैं, तो पहले अपने आप भाइयों को तो इकट्ठा कर दें। दूसरी बात ये कि राव अनवर जो ना जो टीवी पे आके जरदारी साहब के खिलाफ, और क्या उसका आदमी था और किसके कहने पे बैठा। नंबर 2, क्या बशीर मेमन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इंक्वायरी खुलवाई और नून लीग के खिलाफ इंक्वायरी बंद कराई, इस वजह से आपने लिए। आपको सिंध में कोई सियासतदान नहीं मिला, कोई सियासी वर्कर नहीं मिला। आपने एक ब्यूरोक्रेट जो हाजिर सर्विस थी उसे काम लेते रहे, और सर्विस के बाद आपने फौरन डायरेक्ट सिंध का सदर बना दिया है। और इसी वजह से काकड़ साहब आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, बुगटी साहब तैयार बैठा हुआ है, और पूरे काबीना तैयार बैठा हुआ है। फवाद हसन फवाद आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आज चिमा आपका आदमी था, और तोकीर शाह आपका ही आदमी। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज तमाम पावर डिवीजन के अदारों के सरबरा आपकी पार्टी का है। आप लिस्ट में आपको दे दूंगा, मुस्लिम लीग नून के साबिक मैंने साबिक MP है। तो मेरे भाई, आप हमें बाप बेटे को बचाने के लिए कोयटा में एक स्टेज पे बैठे हुए सब बात एक है, लेकिन आप अपने ऊपर कर दे कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल बाजवा को, मैं उस बेंच को अंजाम तक पहुंचाऊंगा जो चीफ जस्टिस बनने वाला है 2024 में। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं हमको इंतकाम नहीं लेंगे, इसाक डार साहब कह रहे हमको इंतकाम नहीं लेंगे। आप अपनी सफों पे दुख लेना। आपका ये बिजली का तार गरम नरम जो चलता है जरा इसमें भी देख ले आप। तारड़ साहब जवाब दें सर। बोले अजहर साहब, आप भी बोले, फिर तारड़ साहब इकट्ठे जवाब दे देंगे। बोले अजहर साहब। अच्छा देखिए ना, अगर ये कह रहे हैं बशीर मेमन एक ब्यूरोक्रेट है और ये फिर भी उनसे इतने इनसिक्योर हैं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अगर ब्यूरोक्रेट को बनाया आप तो खुश रहें कि वो सियासतदान नहीं है, वो नहीं जानता पॉलिटिक्स की ABC। और दूसरी बात ये है कि जहां तक मैंने बाप बेटे की बात कराने की बात की, वो इसलिए की कि दोनों का मुख्तलिफ नजरिया चल रहा है। हमारा तो नजरिया एक है। हम तो देखें, हमारा तो ये मुतालबा था ना इदारा न्यूट्रल हो जाए। नो कॉन्फिडेंस से पहले इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हो गए, हमारी बात खत्म हो गई। ठीक है। हमने कब कहा कि हम उसके बाद इंतकाम लेंगे, हमारा वोट को इज्जत दो का नारा था, वो पूरा हो गया। ये अजहर साहब की बात सुनने जरा। ये जो बाप बेटे की बात है ये करवा दें आजकल में। ठीक है जी अजहर साहब। अब मंदो खेल साहब जो कि प्रोफेशनल वकील है, वो सच बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल कच्चा चट्टा सामने रख दिया। तारीखी तौर पर आपको याद होगा कि हमने जज, जनरल और ब्यूरोक्रेट किस सियासी जमात ने सबसे ज्यादा अपने समोए हैं। मैंने जिक्र करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने जिक्र करूंगा राना मकबूल का, मैंने जिक्र करूंगा उन जजों का। साथ करी जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं नहीं जिक्र करूंगा। नहीं, वो सबको समझ आए ना कि ये हमेशा से हुआ ये है कि नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन लोगों को जजिस तैनाती रहे। देखें, मैं एक और बात बता दूं, जब भी पीपल्स पार्टी ने जजिस तैनात किए ना, अल जहाद ट्रस्ट केस आ गया सामने, शरफ फरीदी आ गया, मुनीर भट्टी केस सामने आ गया, और इन्होंने जब भी जजिस तैनात किए इनकी मर्जी के जजिस रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। ये तारीखी बात मैं बताऊं आप, अब जब इफ्तिखार चौधरी का दौर था, PCO के जजिस के बाद जजिस जब भर्ती हुए, मैं तो रिकॉर्ड पे सारी चीजें जानता हूं कि ये हमेशा से खेलते आए हैं और ये अब नहीं चलने वाला। ये नहीं चलने वाला जी, प्रोग्राम भी नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, इसलिए नहीं चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब। नाज़रीन देखते हैं खेल आखिर कब तक चलता है, लेकिन प्रोग्राम अलबत्ता यहाँ ख़त्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।